दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि आपको रियल लाइफ में भी करना पड़ता है, रिस्क मैनेजमेंट, और आपको शेयर मार्केट में भी करना पड़ता है। दुनिया में अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो तो आपको ये वाली चीज़ें समझ के चलनी पड़ेंगी कि रिस्क मैनेजमेंट करने का सही तरीका क्या होता है। स्पेशली शेयर मार्केट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। हमें कितना टारगेट लेना चाहिए, हमें कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, अगर ये वीडियो आप प्रॉपर्ली समझ जाते हो ना तो आपको ये वाले टॉपिक के ऊपर किसी और चीज़ के बारे में किसी और जगह से पढ़ने की समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने 4 साल के एक्सपीरियंस में जो भी मैंने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सीखा है, समझा है, जो कॉन्सेप्ट समझे हैं वो सारे यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखने के बाद खुद कमेंट करके जाओगे कि आपके दिमाग में बत्ती जली कि किस तरीके से एक्चुअल रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है और हम लोगों को क्या बातें बताई जाती हैं उसका भी पूरा पूरा यहाँ पे आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो को अच्छे से देखना और बैठ जाओ आराम से अपने कान में हेडफोन लगाकर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है भाई, ये है क्या? रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो वहां पर दो चीजें देखी जाती है कि हमें जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हमें हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। नॉर्मली आम इंसान जो होता है उसका माइंड जो होता है इस चीज के लिए डेवलप होता है, बचपन से किया जाता है। माँ बाप कहते हैं बच्चे को भाई देखो कोई ऐसी खतरनाक चीज मत करो, बच्चे को बचपन से ही बताया जाता है कि बेटा रिस्क नहीं लेना है, शांति से काम करना है, कम रिस्क वाली चीजें ढूंढनी है। तो हमारा माइंड जो है, हमारा माइंडसेट जो है उसी चीज की तरह से डेवलप हो जाता है कि भाई देखो ऐसी चीजें ढूंढनी है जहां पे रिस्क ना हो। मान लीजिए मैं देखूं कौन सी चीज ढूंढनी है, मैं देखूंगा मैं तो भाई गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूं। कारण क्या है, मैं 60 ईयर तक बिल्कुल सेफ हो जाता हूं। भाई एक दिन आगे का नहीं पता, कॉमन सी बात है। और हम प्लानिंग क्या कर रहे हैं 60 डेज के बाद, लाइक 60 ईयर्स के बाद हम कैसे होंगे, क्या होगा। तो रिस्क हमें बचपन से ही बताया जाता है। अब यहाँ पे जब बात करते हैं रिस्क की तो रिस्क दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट विल बी लाइक कह सकते हो कैलकुलेटेड रिस्क, जिसको कैलकुलेट किया जा सकता है। एक होता है अनकैलकुलेटेड रिस्क। अनकैलकुलेटेड रिस्क जो लेता है वो होता है जुआरी, जिसको बोलते हैं कि सड़क पे चलते हुए बस मन आ रहा है जुआ खेलने का, तो वो इंसान अनकैलकुलेटेड रिस्क पे बात करता है। बट जितने भी बड़े से बड़े बिजनेसमैन हो, बड़ी से बड़ी गवर्नमेंट हो, कोई भी इंसान जो सच में आगे ग्रो करने के बारे में सोचता है वो इंसान ये सोचकर काम करता है कि मुझको रिस्क लेना है, रिस्क गलत चीज होती ही नहीं है, मुझे यहाँ पे रिस्क लेना है और कैलकुलेटेड रिस्क लेके चलना है। तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे अपना स्मार्टली वर्क करने की कोशिश करेगा। और स्पेशली नॉर्मल लाइफ के अंदर मैंने आपको बताया है कि कोई भी अगर आप बिजनेस करते हो, आप एक छोटी सी शॉप भी ओपन करते हो ना, तो वहां पर भी आप रिस्क ले रहे हो। और रिस्क में कितना रिस्क ले रहे हो वो भी मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से। नॉर्मली होता क्या है, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो तो तीन चीजें होती हैं। बिजनेस ग्रो करेगा, बिजनेस साइडवेज हो जाएगा और बिजनेस डाउन हो जाएगा। ये तीन चीजें होती हैं। इन तीन चीजों के अलावा चौथी चीज कुछ होती ही नहीं है अगर हम रिस्क की बात करें। अब यहाँ पे रिस्क कितना है, अगर आप एक छोटी सी शॉप ओपन करते हो, मान लीजिए आपने कॉपी पेंसिल बेचने वाली बच्चों की लाइक जो चीजें होती हैं स्कूल के बाहर एक शॉप ओपन की, चलिए बहुत अच्छा। आपके साथ में तीन ही चीजें होंगी, या तो ये होगी कि आपके आसपास कोई शॉप नहीं है, इस कारण आपकी शॉप के अंदर जो है लोग आएंगे, बच्चे आएंगे और आने के बाद में प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो आपकी शॉप की वैल्यू धीमे धीमे ग्रो करेगी क्योंकि बिजनेस ग्रो कर रहा है, आपको वहां पे प्रॉफिट हो रहा है, तालियां। दूसरी चीज क्या होगी, यहाँ पे तीन चीजें ध्यान दो, 33% चांस ये, 33% चांस ये और 33% चांस ये हो सकता है। बट यहाँ पर ध्यान देने की बात है, अगर आप एक नॉर्मल शॉप ओपन करते हो तो उसके अंदर अगर मैं कैलकुलेटेड रिस्क देखूं तो कितना है, वो चीज समझना है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। और मार्केट में आने के बाद आपको कितना टारगेट लेना चाहिए, कितनी चीजें होनी चाहिए, ये सारी बातें आज एक्सप्लेन करने वाला हूं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो नॉर्मली होगा क्या, जब वो शॉप चलेगी, दुकान चलेगी, तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट को आप जब प्रॉफिट आता है तो और भी ज्यादा प्रोडक्ट लाना चालू करोगे तो आपका ग्रोथ होना चालू हो जाएगा, आपको प्रॉफिट होना चालू हो जाएंगे इस पर्टिकुलर कंडीशन में जब मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक, और रियल लाइफ में भी यही होता है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, मार्केट में आपके आसपास दो चार दुकानें और खुल गई जो आपके कंपटीशन में खुल गई, क्योंकि आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा थोड़ा है ना कि आपका ही उस पर पेटेंट हो गया, कॉपी किस, ये सारी चीजें तो कहीं भी बिक सकती हैं। तो उस कंडीशन में आपके दुकान पे कोई आना नहीं चाहता, तो मार्केट साइडवेज हो गई आपके लिए। बट ध्यान देने की बात है, वहां पे भी आपको लॉस देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि आपको अपनी दुकान का, शॉप का लाइक खर्चा भी निकालना है, अपना खर्चा भी निकालना है। आपने जो प्रोडक्ट रखे हैं उनकी भी एक एक्सपायरी होती है। ऐसा नहीं है कि आज आपने कोई चीज खरीद के रखी तो 10-10 साल तक चलती रहेगी। चलो जी, तीसरी कंडीशन हो गई कि कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आपका कोई प्रोडक्ट बिक भी नहीं रहा है, प्लस आपकी एक्सपायरी बहुत जल्दी जल्दी आ रही है। तो आप देखोगे नॉर्मल लाइफ में जो इंसान रिस्क ले रहा है दुकान खोलने की, मैं ये नहीं कह रहा हूं दुकान मत खोलना ठीक है, मेरा कहना है इस चीज को समझना, रिस्क को कैलकुलेट कैसे करते हैं और अनकैलकुलेटेड रिस्क कैसे लिया जाता है। अब आप सोचो, मार्केट साइडवेज हो गई, चलो जी आपका 33% तो लॉस होना तय हो गया। मार्केट नीचे गिर गई तब भी आपको 33%। तो आप अगर नॉर्मल शॉप खोलते हो एक कॉपी किताब बेचने वाली, तो केवल और केवल 33% चांस है कि भाई तुम जीतोगे, 66% चांस है कि आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा।
अब बहुत सारे लोग कहेंगे कहीं ये नेगेटिविटी तो नहीं फैला रहे हो भाई, मैं यहाँ पे कैलकुलेटेड रिस्क की बातें कर रहा हूँ। इसी तरीके से आपने देखा भाई दूध वगैरह की दुकान होती है, आप देखोगे तो वहाँ पे भी क्या होता है, या तो प्रोडक्ट बिकेगा तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, और नहीं बिकेगा मार्केट साइडवेज हो गई, कोई लेना नहीं चाहता, तब भी आपको लॉसेस देखने के लिए मिलेंगे इस कंडीशन में। और अगर कोई आना ही नहीं चाहता वहाँ पे, कोई दूध खरीदना नहीं चाहता तो लॉस होंगे ही होंगे ना। तो 33% चांस है आपके प्रॉफिटेबल होने के इस पर्टिकुलर बिजनेस में भी, और नॉर्मल 33% लॉस होने के और 33% फिर से लॉस होने के। तो ये तरीका हुआ। तो ये इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। आपको पता होना चाहिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वो 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल तक की प्लानिंग करती हैं कि 20 साल बाद तक हम अपना पूरा पैसा फूकेंगे। 20 साल बाद क्या होगा, कोई कंपटीशन में नहीं होगा तो लोगों को आदत पड़ चुकी होगी। वो कुछ इस तरीके से अपना बिजनेस मॉडल क्रिएट कर रहे हैं। बट हम यहाँ पे देखें शेयर मार्केट में, तो शेयर मार्केट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शेयर मार्केट में आप अगर यहाँ पे काम कर रहे हो तो आपको रिस्क मैनेजमेंट प्लस कितना आपको टारगेट लेना चाहिए, इस चीज को आपको बहुत अच्छे से समझना है। देखो नॉर्मल होता क्या है, लोग गलती क्या कर जाते हैं, लोग गलती ये करते हैं कि भाई मान लीजिए उनके पास 1 लाख रुपए का फंड है, तो 1 लाख के फंड के ऊपर वो एक्सपेक्टेशन रख देते हैं कि मुझे ना महीने के 50,000 कमाना है। तो ऐसा आप सोचो, पर मंथ अगर आप कमाने की सोचोगे, ठीक, तो क्या ऐसा होना पॉसिबल है? आंसर है नो। शेयर मार्केट ही केवल एक ऐसी जगह है जहां पर 3 कंडीशन होती है ना, पहली कंडीशन ऊपर जाना, दूसरी कंडीशन नीचे गिर जाना, तीसरी कंडीशन साइडवेज हो जाना। शेयर मार्केट ही केवल एक ऐसी जगह है जहां पर जीतने की प्रोबेबिलिटी 66% होती है और हारने की प्रोबेबिलिटी 33% होती है। और ये बात केवल अमीरों को पता होती है, क्योंकि आम आदमी बेचारे को उसको शेयर मार्केट सिखाया भी नहीं जाता, उसको बताया भी नहीं जाता। उसको तो केवल बताया जाता है बेटा रिस्क नहीं लेना। उसको नहीं बताया जाता, उसको ये बताना चाहिए कि रिस्क अच्छा भी होता है जिसको कैलकुलेटेड रिस्क कहते हैं, एक बुरा भी होता है जिसको अनकैलकुलेटेड रिस्क कहते हैं। अब उसको ये बात तो बताई नहीं, बस उसको ये बता दिया कि रिस्क जो है गंदी चीज होती है। भाई दुनिया में जितने भी बिजनेस चल रहे हैं ना, वो सबके सब रिस्क लेते हैं। और बहुत सारे लोग कहेंगे रिस्क लेते हैं मैं तो डर जाऊंगा, भाई वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। ठीक, अगर आप अनकैलकुलेटेड रिस्क लोगे तो देखो डूबना तय है। बट वो लोग क्या करते हैं, इस वाले रिस्क को लेना जानते हैं, इसी कारण वो बिजनेस में पैसा लगाते हैं। आप देखोगे उनके पास करोड़ों होते हैं फिर भी वो लोन लेके पैसा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? बिकॉज रिस्क लेना जानते हैं, उनको पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। बट शेयर मार्केट की जब बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे, तो अगर आपको केवल इतना भी पता है ना कि कोई चीज ऊपर जाने के चांस ज्यादा है, तो भी आपके दो चांस होंगे कि आप उसको बाय कर लोगे, 33% जीत जाओगे। दूसरी चीज हो जाएगी, आप वहां पे ऑप्शन सेल कर दोगे, तो ऑप्शन सेलिंग में भी आप 33% जीत जाओगे। यहाँ पे आपको लॉस हो सकता है, अगर वो चीज नीचे गिर गई तो 33% चांस होंगे कि आपको यहाँ पे लॉस हो। तो यहाँ शेयर मार्केट में डरने की कोई ऐसी बात नहीं आती। अब यहाँ पे मैं 2 रूल आपको समझाता हूँ किस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हो, कितना टारगेट आपका होना चाहिए। टारगेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो पैसा मिलता है लेके निकल लेना चाहिए। लोग गलती यही करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, आपको पता लगा कि भाई मेरी क्षमता है कि मैं दिन में 10 घंटे काम कर सकता हूँ, ठीक। अब दूसरे लाइक आपके पेरेंट्स ही बात करें, आपके पेरेंट्स आपसे एक्सपेक्टेशन करने लगे कि 20 आवर्स काम करो दिन में, ये अजीब नहीं हो जाएगा? थोड़ा सा सोचने की बात है। जिसकी जो कैपेसिटी होती है वही तो होती है ना। किसी को इंग्लिश अच्छी लगती है, किसी को मैथ अच्छा लगता है, किसी को केमिस्ट्री सब्जेक्ट अच्छा लगता है। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर, बस उसके आसपास के लोग कैसे थे। अब जैसे मैं अपनी बात करूं, मुझे थोड़ी बहुत कोडिंग पसंद आती है, मुझे बेसिकली मैथ कुछ खास पसंद नहीं आता, जबकि मैं शेयर मार्केट में जो जितना मैथ यूज़ कर रहा हूँ ना, अगर मैं इतना मैथ बेसिकली कह सकते हो पढ़ाई में यूज़ करता तो भाई टॉपर के ऊपर जाता। बट ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है उस सब्जेक्ट में। वही चीज़ यहाँ पे आती है, आम जनता का इंटरेस्ट पता है इस चीज़ में तो है कि पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, बट वो ये भूल जाते हैं कि ये ना यहाँ से आता है, वो यहां से आता है, और वो इस सब्जेक्ट को पढ़ना ही नहीं चाहते, और बचपन में हमें पढ़ाया नहीं जाता। इकोनॉमिक्स का मतलब केवल ये नहीं होता कि छोटी मोटी चीजें कर लेनी चाहिए। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, किस चीज को लेकर, फाइनेंस को लेकर, कि कौन सी चीज कैसी होती है। आज के टाइम में अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सबसे अच्छा सब्जेक्ट जो पढ़ना चाहूंगा, या मुझसे कोई बोले कि पढ़ाओ, तो मैं इकोनॉमिक्स को ही पढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ये बात समझ में आई कि हिंदी मैथ्स ये सारी चीजें नॉर्मल, मैं एग्री करता हूं जरूरी है, बट इकोनॉमिक्स पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। तब जाके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि रिस्क जो है वो एक अच्छी चीज होती है, जो कि कैलकुलेटेड रिस्क लेकर चलना चाहिए, और हर बंदे को कैलकुलेटेड रिस्क लेना आना चाहिए। अगर वो कैलकुलेटेड रिस्क नहीं ले सकता तो कभी भी वो ग्रोथ कर ही नहीं पाएगा। उसके लिए सबसे सेफ एंड सिक्योर जरिया जो हो सकता है, फिर वो बेचारा जॉब करता ही रह जाएगा। ये बात ध्यान रखना। अब वो चाहे प्राइवेट हो या वो गवर्नमेंट हो, ये बात आप खुद डिसाइड कर सकते हो। अब टारगेट की बात करें तो टारगेट में कैसे चूज करूंगा, क्या चीजें चूज करना चाहूंगा। देखो मेरी बात यहां पे ध्यान से
समझना, अगर आप लोग काम कर रहे हो कि मुझे लॉन्ग टर्म में गेम प्ले करना है, तो लॉन्ग टर्म का विजन आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर मैं लॉन्ग टर्म में काम करना चाहता हूं तो मेरे पास कुछ ऐसे मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए जिनके कारण मुझे प्रॉफिट भी दिखाई दे, जिनके कारण मैं यहाँ पे समझ पाऊं कि मैं गलतियां कहाँ पे कर रहा हूं। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सबसे जरूरी चीज जो होती है ना शेयर मार्केट में, वो है टाइम फ्रेम। अगर आप इस चीज को समझ जाते हो देन डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप बहुत लंबे टाइम फ्रेम पे लाइक कह सकते हो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, इतनी लंबी ट्रेड्स ऑन करना चाहते हो, अगर इतनी लंबी ट्रेड ऑन करना चाहते हो तो आपके रूल्स जो हैं वो अलग ही होने चाहिए। अगर आप लाइक 10 दिन, 15 दिन की ट्रेड ऑन करना चाहते हो तो आपके रूल्स अलग होने चाहिए। अगर आप 2 से 4 दिन की ट्रेड ऑन करना चाहते हो तो रूल्स अलग होने चाहिए। प्लस अगर आप बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पर लाइक आज के आज ही एक ही दिन के अंदर टारगेट लेके निकलना चाहते हो तो आपके रूल्स अलग होने चाहिए। हम लोग गलती क्या करते हैं, इन रूल्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ये वाला रूल तो इस चीज के लिए था, हमने इस पे इंप्लीमेंट कर दिया, तो वो कभी भी हम लोग वहां पे सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। शेयर मार्केट में टाइम फ्रेम की बात करें तो टाइम फ्रेम कैसे यूज किया जाता है, नॉर्मली 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं हम किस चीज के लिए कि भाई हम इंट्राडे करना चाहते हैं। हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं किसके लिए कि हम स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं। ठीक, हम लोग यहाँ पे 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं कि भाई हम लोग और लंबी ट्रेड लेना चाहते हैं। प्लस हम लोग यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं कि हम लोग ट्रेंड के साथ में लाइक 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने की ट्रेंड की ट्रेड लेना चाहते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये हुआ। दूसरी चीज आ जाती है टारगेट की बात करें। देखो ये बात समझो, टारगेट को कैसे डिसाइड करते हैं। टारगेट डिसाइड आप करोगे कि आप किस चीज पे काम कर रहे हो। जैसे मैं यूएसडी एनआर पे काम कर रहा हूँ तो मुझे पहले तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि यूएसडी एनआर की मूवमेंट कितनी होती है। अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूँ तो साल भर में मूवमेंट कितनी होती है, पहले मैं ये आइडेंटिफाई करूंगा। मैंने नोटिस किया कि साल भर में 5 पॉइंट से लेकर 10 पॉइंट्स इतनी मूवमेंट यूएसडी एनआर में होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने नोटिस किया कभी कभी ऐसा हो जाता है मार्केट साइडवेज हो जाता है। ठीक, चलो जी बहुत अच्छा। तीसरा पॉइंट मैंने नोटिस किया कि जो ओवरऑल ट्रेंड है, कंप्लीट ट्रेंड है, वो अप साइड पर है, तो वो अप ट्रेंड है। तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि भाई मेरी जो भी ट्रेड होनी चाहिए ना वो बाय साइड पे रखेंगे और कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी क्योंकि मेन है गांधी जी जाने नहीं चाहिए। प्लस उसके बाद मैं देखूंगा कि रिटर्न कितने मिलते हैं, ओवरऑल रिटर्न कितने मिलते हैं। पहले मैं कंपैरिजन करूंगा, ये बात ध्यान रखो। कंपैरिजन किससे करूंगा, बैंक मुझे कितना पे करता है, ठीक, म्यूचुअल फंड मुझको कितना पे करता है, ठीक, एसआईपी कितना पे करती है, ठीक, एफडी कितना पे करती है। ये सारी बातें मैं कैलकुलेट करूंगा और करने के बाद देखूंगा कि नॉर्मल रिटर्न मुझे इन सब जगह से 5 से 7% मिलता है। ठीक, अगर मैं यहां पे देखूं 5 से 7%, ये ईयर की बात कर रहा है। अगर मैं 5 से 7% भी छोड़ो, मैं यहां पे 3 से 5% की ही बात कर रहा हूं और मैं अगर ये मंथ पे लाने की कोशिश करता हूं, ठीक, ये बात ध्यान रखना, हमारे माइंड में ना ये चीजें डाल दी गई हैं कि बेटा 5 से 7% ना बहुत अच्छा रिटर्न होता है। ठीक है, इतना ट्रेडिंग से यहाँ पे लोग महीने में भी निकालते हैं, ये बात ध्यान रखिए। नॉर्मल जो लाइक ट्रेडिंग डेस्क वाले होते हैं, म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, आप अगर उनकी रियल इनकम देखोगे तो रियल इनकम कुछ ज़्यादा ही होती है। क्यों होती है, क्योंकि उन्होंने आपको ये बातें बताई नहीं होती। क्यों, क्योंकि बताना नहीं चाहते, फाइनेंशियली कोई जानना भी नहीं चाहता। आप लोग ये भूल जाते हो कि भाई इन्फ्लेशन नाम की चीज़ भी है। आप लोग ये भूल जाते हो कि असली जो फाइनेंस है ना उससे तो आप कोसों दूर खड़े हो, क्योंकि आपने तो एक डिग्री ली है। डिग्री ली है कि एक पर्टिकुलर मशीन को चलाना सीखना है और उस मशीन को मैं क्यों चलाना चाहता हूं, मुझे मजा आता है नहीं, मुझे वहां से क्या होता है, पैसा मिलता है। मिलने के बाद क्या करता हूं मैं उस पैसे का, बैंक को दे देता हूं कि मालिक आप ले लो मेरा पैसा। ठीक, बैंक क्या करता है, वो यहां पे गेम खेलता है, म्यूचुअल फंड में खेलता है, एफडी में खेलता है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे खेलता है। तो आपको ये बात समझनी है कि आपको लॉन्ग टर्म का पहले विजन क्लियर होना चाहिए कि मुझे साल में रिटर्न कितना मिलता है बाकी जगहों से, मैं यहां पे काम करता हूं तो मुझे कितना रिटर्न मिल सकता है। पहली पॉइंट। दूसरी चीज आ जाती है कि कितना कितना टारगेट लेना चाहिए। देखो दोस्तों, अगर मैं मंथ की बात करूं, अगर यूएसडी एनआर के मंथ की मूवमेंट देखे तो 40 पैसे से लेकर 50 पैसे की कंप्लीट मूवमेंट होती है। ठीक, और हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि अप साइड पे, मान लो नीचे की तरफ मेरा ये लोअर जोन है, ये मेरा हायर जोन है। अगर बात आती है यहां पर मार्केट घूम रही है, चलो बहुत अच्छा, मैंने यहां पे बाय किया, तो हाई चांस होता है कि वो अपने टारगेट पे जाके इसको ब्रेक कर दे और नेक्स्ट जो मेरा सपोर्ट जोन है
वो कौन सा बन जाए, वो सपोर्ट जोन ये ऊपर वाली लाइन बन जाए। हाई प्रोबेबिलिटी होती है, 2023 में यही हुआ है। 2022 की बात करें, उसके अंदर अच्छी खासी मूवमेंट देखने के लिए मिली है और ऊपर जाके वो पूरा साइडवेज हुआ। साइडवेज कंडीशन में एक ही इंसान ने पैसा कमाया जिसको बोलते हैं ऑप्शन सेलर, ठीक है। वहां पे ना तो किसी ऑप्शन बायर वाले ने पैसा कमाया, ना ही किसी ने वहां पे फ्यूचर को अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके डाल दिया होगा तो भी पैसा नहीं कमाया होगा। ये बात कंफर्म है, मैं भी बता देना चाहता हूँ, क्योंकि पूरे 2022 के अंदर, 23 के अंदर मार्केट साइडवेज रही है। अब अगर मार्केट ऊपर की तरफ भागेगी तो हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि हम बाय साइड पे प्रॉफिट गेन करेंगे। तो इसी तरीके से मंथली अगर देखें 40 पैसे से 50 पैसे की मूवमेंट आनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप काम करते हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। कैसे? अगर आप यहाँ पे लॉट वाइज देखो, आपके पास में 10 लाख रुपीज का फंड है, आपने देखा मेरा सपोर्ट जोन पे मुझे एंट्री मिल रही है, तो आप इजिली 100 लॉट में एंटर कर सकते हो। कोई डरने वाली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आराम से आपका 40 पैसे का मतलब होता है 40,000 रुपए का प्रॉफिट अगर निकल जाता है, वो कम नहीं होने वाला। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, वीकली की बात करें, वीकली पे क्या होने वाला है, वीकली पे नॉर्मल 20 पैसे से लेकर 30 पैसे तक का टारगेट आप रख सकते हो। अगर आप कोई स्विंग ट्रेड लेकर जाना चाहते हो तो 20 पैसे 30 पैसे टारगेट कोई बड़ी बात नहीं आती, आप इजीली उसको ले जा सकते हो, जो 10 से 15 दिन के अंदर इतनी मूवमेंट ये दे देता है। देन थर्ड बात करें, अगर मैं इंट्राडे की बात करूं तो इंट्राडे का तो जो आप देखते भी हो, इंट्राडे में कभी कभी क्या होता है, लाइक 0.0500, लाइक 5 पैसे से लेकर लाइक 10 पैसे तक की मूवमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। ठीक, ये इंट्राडे की बातें की जा रही है। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये तो बहुत छोटे से टारगेट्स हैं कि 5 पैसे 0.0500 या फिर 0.100, ये टारगेट, तो आपको बताना चाहूंगा असली गेम फिर से आपको यहाँ पे टारगेट पे नहीं, आपको यहाँ पे टारगेट पे गेम नहीं खेलना है। आपको किस पे गेम खेलना है? आपको यहाँ पे गेम खेलना है क्वांटिटी। अगर आपकी मान लीजिए इतनी सी मूवमेंट हो जाती है, 5 पैसे की मूवमेंट होती है 0.0500, तो आपको ध्यान रखना है 10 लॉट पे आपको 500 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक, 100 लॉट के ऊपर आपको 5,000 का प्रॉफिट होगा। ठीक, आपके पास में 1,000 लॉट हैं तो आपको 50,000 तक का भी प्रॉफिट होने वाला है सेम मूवमेंट के ऊपर। तो हमें मेन फोकस किस बात पे करना है? नॉट ऑन टारगेट, ऑन क्वांटिटी। आपका फंड आज कम है, ठीक है, तो फंड कम है तो ये अच्छी बात है। आप क्या कर सकते हो, आप कोशिश करो कि मैं कम टारगेट चाहता हूं, बट मेरी अगर मैं 10 ट्रेड करता हूं तो 10 ट्रेड में से 8 ट्रेड में मेरा टारगेट अचीव होना चाहिए। और जो 2 ट्रेड बची, वो 2 ट्रेड मेरी ट्रेंड के साथ मतलब बाय साइड पर होनी चाहिए। मैं कहता हूं नुकसान होकर दिखाए, कैसे पॉसिबल है, कहां से नुकसान होगा? अगर आप मनी मैनेजमेंट प्रॉपर यूज कर रहे हो, आप रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर यूज कर रहे हो, आपको पता है कि मुझे कितनी क्वांटिटी में काम करना है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को देख रहा हूं जो 5 लाख का फंड लेके आते हैं, कहने के लिए उनके पास बहुत अच्छा फंड है, 5 लाख कम फंड नहीं होता है, अच्छा फंड होता है। वो क्या कर रहे हैं, सीधा 200 क्वांटिटी, जिसके अंदर उनका 4 लाख रुपीज का फंड तो यूज ही हो चुका है ना। अब वहां पे वो देखेंगे तो वहां पे बहुत अच्छा एक मूवमेंट आ गया, अगर 10 पैसे 20 पैसे, तो 20 पैसे की मूवमेंट पे 40,000 रुपए बनते हैं, ठीक है। बट ये बात ध्यान दो, ये प्लस में बनते हैं तो मेरे भाई माइनस में भी बनते हैं। तो इस वजह से पैनिक कंडीशन में वो इंसान वहां पे लॉस बुक करेगा, क्योंकि उसने क्या किया, उसने यहाँ पे अनकैलकुलेटेड रिस्क लिया है। ये बात ध्यान रखो। और हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं 5 लाख पे काम करना है, तो हम लोग केवल और केवल काम करेंगे 50 लॉट के अंदर। 50 लॉट में काम करना हुआ हमारा यहाँ पे कैलकुलेटेड रिस्क लेना। इसके साथ में आपको प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने अपनी क्षमता के अनुसार काम किया, प्लस आपने यहाँ पे कैलकुलेटेड रिस्क पे ज़्यादा फोकस किया। अगर आप अनकैलकुलेटेड रिस्क यहाँ पे जाओगे तो आपको नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये प्रोबेबिलिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, रात को नींद नहीं आ पाती है, क्योंकि 5 लाख थे, आपने जब वहाँ पे पंगा ही इतना ज़्यादा ले लिया कि 4 लाख आपने यूज़ कर लिए, देन वहाँ पे आपको रात को नींद भी नहीं आएगी और पैनिक कंडीशन में आप वहाँ पे लॉसेज में ही निकलने वाले हो। ये है असली कारण जब हम कहते हैं कि लॉस क्यों होता है। तो रिस्क लो, कैलकुलेटेड रिस्क, अनकैलकुलेटेड रिस्क लेने वाला इंसान बेवकूफ़ कहलाता है, सच है ये। अगर आप अनकैलकुलेटेड रिस्क लोगे तो फंसोगे, और कैलकुलेटेड रिस्क लोगे, मनी मैनेजमेंट फॉलो करोगे, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो करोगे, तो वहाँ पर नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी बहुत 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 कम हो जाती है। देखो 100% मेरे भाई कुछ नहीं होता। शेयर मार्केट टोटली जो काम होता है ना, वो पता है किस पे होता है? प्रोबेबिलिटी पे। कितने परसेंट आप जीतोगे। जैसे कि आप देखोगे, मैंने बताया है कि इक्विटी मार्केट के अंदर जीतने के चांस कितने होते हैं? केवल 20%। फ्यूचर मार्केट में
जीतने के चांस कितने होते हैं वहां पे होते हैं, लाइक कह सकते हो 33% की मार्केट ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट हो जाएगा, एग्री करता हूँ। ऑप्शंस के अंदर बात करें तो ऑप्शन बाइंग करने में क्या होता है, ऑप्शन बाइंग जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो 33% है कि आप जीतोगे। इसी तरीके से ऑप्शन सेलिंग जब हम करते हैं तो वहां पे 66% है कि हम जीतेंगे। तो पूरा गेम जो है ना वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे आके रुक जाता है। प्लस कितना रिस्क लेना चाहिए, कितना रिवॉर्ड लेना चाहिए, वो आपको समझना है कि मैंने जो ट्रेड एक्टिवेट की है क्या ये इंट्राडे पर्पज से की है, क्या मैंने ये स्विंग ट्रेड से की है। लोग ऐसा करते हैं, इंट्राडे में ट्रेड ली है, सुबह सुबह सोच कर कि मैं आज ही बंद कर दूंगा, मन किया तो उनको डिलीवरी में छोड़ देते हैं, और टारगेट जो आना चाहिए था डिलीवरी में पड़े होने के बाद वो इंट्राडे का टारगेट लेके निकल जाते हैं। तो यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने के लिए आपको मिलने वाली है। तो आपको पहले से प्री डिफाइंड रूल्स क्रिएट करने हैं कि मैं यहां पे इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूं, मैं यहां पे स्विंग ट्रेड कर रहा हूं, मैं यहां पे पोजिशनल ट्रेड कर रहा हूं, या मैं यहां पे मंथली ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूं। ऑप्शन बाइंग कोई भी इंसान जो भी यहां पर मेरे चैनल पे इस वीडियो को यहां तक देख रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं ऑप्शन बाइंग बिल्कुल भी मत किया कीजिए। ऑप्शन बाइंग आप कहोगे कि अगर ऑप्शन बाइंग नहीं की जाएगी तो अगर ऑप्शन सेलिंग करनी है तो ऑप्शन सेलिंग को ऑप्शन बाइंग करने वाले कौन मिलेंगे? भाई टेंशन मत लो, ये बात ध्यान रखो। ऑप्शन बाइंग जो होती है ना, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो करते हैं हेज करने के लिए, वो लोग करते हैं हेज करने के लिए। उनका कहना ही है कि मैं चाहता हूं कि ये पैसा मेरे पास ना आए, क्योंकि वो कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं। क्लियर? आप क्यों ले रहे हो? आप इसलिए ले रहे हो कि 10 पैसे लगाऊंगा, 10 पैसे की खरीदूंगा और वो 50 पैसे की हो जाएगी और मुझको बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। बट जो वो बड़ा प्लेयर है वो सोचकर क्या ले रहा है, उसने कैलकुलेटेड रिस्क लिया है। कैसे लिया है समझो। मान लीजिए भी 83 प्राइस चल रहा है, यूएसडी आईएनआर की मैं बात करता हूं, तो को ध्यान से समझना, आम जनता यहां पे बहुत ज्यादा फंस जाती है मेरे भाई, और मुझे पता है चैनल पे आम जनता ही है, तो प्लीज बात को, कॉन्सेप्ट को समझो। अगर अभी 83 प्राइस चल रहा है, मैं एक बड़ा प्लेयर हूं, मैं कहता हूं भाई मैंने काम करता हूं 83 के प्राइस पे ना 1000 क्वांटिटी को बाय कर लेता हूं, ठीक, और मैं देखता हूं कि 1000 क्वांटिटी मैंने बाय कर ली, बहुत अच्छा। अब क्या है, मैं कहता हूं भाई 82.50, मतलब 82.50 की पी को देखा मैंने, उसका प्राइस है मान लीजिए 10 पैसे या 15 पैसे, 15 मान लेता हूं, खुश हो जाओगे, कोई नहीं, 15 पैसे है, ठीक है। अब मैं इसको बाय कर लिया। अब क्या होगा, कंडीशन ये बनेगी, मार्केट ऊपर जानी चाहिए क्योंकि मैंने तो ओवरऑल ऊपर के लिए किया है, चलो जी तालियां, ऊपर जा रही है तो मुझे प्रॉफिट होगा। इन 1000 लॉट मैंने बाय किए हैं, ऐसे ही मैंने 1000 लॉट ये वाले बाय कर लिए। चलो, ध्यान देने की बात है। अब यहां पर क्या हुआ, मैंने जब रिस्क लिया, मैंने रिस्क क्या लिया, मैंने रिस्क लिया केवल कितने का, 50 पैसे का। मुझे अगर लॉस हो भी गया तो इतने से ज्यादा का लॉस हो ही नहीं सकता। अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरना चालू हो जाती है, नीचे आती जाती है, बिल्कुल नीचे तबाह हो जाती है और 82 पर आकर रुक जाती है, तो मेरा लॉस फिर भी 50 पैसे ही रहने वाला है, क्योंकि जो लॉस मैंने यहां पे पहले से ही प्री कैलकुलेटेड रिस्क लिया, रिस्क लेने पर यहां पे मैंने अपना ऑप्शन बाय किया। अब ये ऑप्शन बाय किया है तो किसी ने तो इसको सेल किया होगा ना मेरे भाई, अब वो सेलर तुम बन सकते हो, ठीक है, सिंपल सी बात है। और अगर आपने इसको सेल कर दिया, क्योंकि बड़े प्लेयर ने बोला ही है कि मार्केट ऊपर जानी चाहिए, मैं तभी तो बाय कर रहा हूं, चलो जी, इसने यहां पे बाय किया है, इसने तो अपनी सेफ्टी के लिए किया कि मैं कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहता हूं। आपने क्या किया, आपने ऑप्शन सेलिंग की है, तो आपको ऑप्शन सेलिंग करने का भरपूर फायदा भी मिलेगा। तो ये चीज मत सोचो कि सबके सब ऑप्शन सेलिंग करेंगे तो ऑप्शन बायर कहां से आएंगे। भाई वो ऑप्शन बायर कोई बच्चे नहीं है, वो अच्छे खासे पढ़े लिखे इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े बैंक होते हैं जो कि हैजिंग करते हैं, हैजिंग पर्पज से वहां पे ऑप्शन बाइंग की जाती है। नॉट लाइक कि बच्चों की तरह खेल खेलने के लिए कि मैं तो इसको बाय कर लेता हूं, सस्ता प्रीमियम मिल रहा है, 15 पैसे की चीज है, लाइक 1 रुपए की हो जाएगी, नॉट पॉसिबल। वो ये माइंडसेट रखते ही नहीं है। उनका कहना ही है कि मालिक तुम ऊपर जाओ और हमारा ये जो नुकसान है, हम तो चाहते हैं नुकसान हो जाए। सोचो 83 से ऊपर की तरफ चलना चालू होगा, अगर वो 84 तक चला गया तो वो तो उसका पूरा प्रॉफिट हो गया ना, क्या दिक्कत है? बीच में से 15 पैसे काटना है, वो 15 पैसे का नुकसान यहां से कवर कर लेगा, इसको यहां पे नुकसान हुआ तो यहां पे प्रॉफिट कर लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर इसने इसको बाय ना किया होता और ये नीचे की तरफ लुढ़कना चालू हो जाए तो उसको एक ह्यूज लॉस हो सकता है, क्योंकि एक बड़ी क्वांटिटी में उसने ट्रेड ली है। तो ये उसका मेन कॉन्सेप्ट था कि मैं इतना लॉस लेने के लिए तैयार हूं, 50 पैसे तक की मेरी कवरेज हो सकती है, बट इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं लेना चाहता। तो अब आप बताओ कि क्या यहां पे ऑप्शन बाइंग करने वाले लोगों की कमी करने वाली है, कभी कमी पड़ने वाली है? नहीं पड़ने वाली है। और यही कॉन्सेप्ट जो होता है ना मेरे भाई, यही कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया जाता है निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स के ऊपर भी। आपको क्या लगता है, ये सारे आम जनता ही होती है जो ऑप्शंस को बाय करती है? नहीं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो ऑप्शन को बाय करते हैं। कैसे? मान लीजिए मैंने बोला भाई मैं एसबीआई के शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, मैंने फ्यूचर को बाय किया, ठीक, फ्यूचर को मैंने क्या किया, 10 लॉट बाय किए, तो एक लॉट में ना 1500 होते हैं, तो 10 लॉट्स में कितने हुए, 15,000 शेयर्स।
अब 15,000 शेयर्स मान लो 600 के पॉइंट पे मैंने बाय किए। अब ये ऊपर जाने चाहिए, मैं कहता हूँ कि ऊपर जाने चाहिए, बहुत अच्छा। अब मुझे दिखाई दिया भाई 600 पे खड़ा है, तो मैं क्या करता हूँ 560 के ऊपर ना, 560 की पीई को देखता हूँ, उसका प्रीमियम कितना है उसको बाय कर लेता हूँ। इससे फायदा क्या होगा कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाना चालू कर देती है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्टेशन की है मार्केट ऊपर जानी चाहिए, बहुत अच्छा। अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, अपना अपना प्रॉफिट बन रहा है। और जो यहाँ पे प्रीमियम थी, मान लो पीई की बाय मैंने जो की है, इसकी प्रीमियम मान लीजिए 3 पॉइंट है या फिर 4 पॉइंट है, तो वो 3-4 पॉइंट तो मैं यहाँ से कवर कर लूंगा ना। मैं सोचूंगा यहाँ से मैंने कवर कर लिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे लॉस होगा, मैंने इसको पीई को बाय किया है तो मुझे लॉस होने वाला है। तो इस कंडीशन को समझते हुए यहाँ पर क्या है, अब मेरा जो लॉस है ना वो इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और ये किसने किया, बड़े प्लेयर्स के द्वारा, म्यूचुअल फंड्स हो गए या एसआईपी करने वाले हो गए, ताकि उनके जो लॉस है ना वो लिमिटेड रहे। उन्होंने रिस्क लिया। रिस्क किस चीज का लिया, कैलकुलेटेड रिस्क लिया कि भाई इससे नीचे गिरना चालू हो गया तो मुझे ये जो बाय मैंने किया ना ये मेरी जान बचा लेगी, और इसके ऊपर जाना चालू हो गया और ऊपर चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से हम ये प्रॉफिट जो बनेगा इसका थोड़ा सा लॉस बनेगा उसको मैनेज कर लेंगे। तो ये हुआ क्या, कैलकुलेटेड रिस्क। और आम जनता क्या करती, 80 लाइक यहाँ पे 560 की पी को अगर उसने बाय कर लिया और विदाउट एनी लॉजिक बाय किया कि ये नीचे गिरना चाहिए, नीचे गिर के मैं अमीर बन जाऊंगा, तो उसको कहते हैं अनकैलकुलेटेड रिस्क। आई विश ये बातें क्लियर हो गई होंगी। टारगेट की बात करें, अगर आप इंट्राडे करते हो तो इंट्राडे में 5 पैसे से लेकर लाइक 10 पैसे तक का टारगेट लो और खुशी खुशी निकल जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं आती, क्योंकि मेन टारगेट नहीं है, मेन है आपकी क्वांटिटी कितनी है। कोई 10 लॉट में कर रहा है तो भाई जैसा चाय में चीनी डालोगे उतनी मीठी बनती है ना, वही चीज यहां पे हो रही है। आप 10 लॉट में कर रहे हो तो 10 लॉट के हिसाब से प्रॉफिट बनेगा, 100 लॉट में काम कर रहे हो 100 के हिसाब से बनेगा। तो अपनी क्षमता बढ़ाओ धीमे धीमे, कि 10 लॉट करते 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 मेरा फंड ग्रो हुआ, अब 100 लॉट में मैं करना चालू कर रहा हूं, 100 से ग्रो करते करते 1000 में आ गया हूं। ये क्षमता बढ़ाने पे ध्यान दो, टारगेट बड़ा करने पे ध्यान मत दो। आपको ये बात समझनी है कि करेंसी मार्केट एक स्टेबल मार्केट होती है, और अगर आप करेंसी मार्केट में काम करके प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हो ना, तो दुनिया के किसी भी मार्केट में काम करके आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। रीजन है उसके पीछे, समझ रहे हो रीजन क्या है, क्योंकि सबसे इजी स्टेबल चीज जिसके ऊपर कह सकते हो गवर्नमेंट हो, लाइक आम आदमी हो, हर बंदा क्या चाहता है कि उसके देश की करेंसी मजबूत हो। कॉमन सी बात है, करेंसी जितनी स्टेबल होती है उतनी ज्यादा बाहर से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर। ये बात ध्यान रखना, जितनी स्टेबिलिटी रहेगी तो वो स्टेबिलिटी एक्चुअल में आपके लिए प्रॉफिट की चीज हो सकती है। बट आपको क्या चाहिए, मजा। आपका कहना है 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे यूं होती रहनी चाहिए, ताकि मेरी दिल की धड़कनें मेरे दिल से निकल के दिमाग तक आती रहे। बट ऐसा होगा तो अच्छा नहीं होगा। आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि पूरे साल मार्केट साइडवेज भी रहे ना, अपने पप्पा का कुछ नहीं जाता। आप क्या करो, आप ऑप्शन सेलिंग करके पैसा बना लो। रोक कौन रहा है आपको? कौन कहता है कि आप फ्यूचर को बाय करके बैठे रहोगे ऊपर जाने के लिए? अरे ऑप्शन सेलिंग कर लो, 100 रास्ते हैं पैसे कमाने के। बट मेन चीज है, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करोगे तो उसमें मजा नहीं आता। उसमें पैसा तो आता है बट उसमें मजा बिल्कुल भी नहीं आता। इस बात को दिमाग में बिठा लेना। अगर आपको मजा चाहिए तो कॉमन सी बात है, आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। डेली डेली अपने फोन को ओपन करके देखोगे, डेली डेली अपने दोस्तों को दिखाओगे, देखो जी मेरी 10 रुपए की प्रीमियम 100 रुपए की हो गई। देखा, यहाँ पे अगर मैं 1 करोड़ रुपए लगाता तो 10 करोड़ बन जाते। वो कभी होता नहीं है। मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, काफी सारे लोग कहते हैं देखो जी ये लाइक ये छोटी सी प्रीमियम थी, लाइक 75 पॉइंट की पे प्रीमियम थी, लाइक ठीक, और देखो जी क्या हो गया 750 की हो गई। दिखाते हैं कभी कभी, एक आधी ऐसी कैंडल बन जाती है ना, वो वाली कैंडल दिखाते रहते हैं। मेरी हंसी ये आती है कि भाई तुम्हारे खानदान में किसको सपना आया था कि रात को कि 2 रुपए वाली प्रीमियम 250 की हो जाएगी? क्या तुमने खुद यहाँ पे संपत्ति लगाई थी अपनी? घर बार गिरवी रख देते पूरा का पूरा, संपत्ति दान कर देते यहाँ पे। मतलब सोचने की बात है ना, आम जनता का बेवकूफ बनाने का धंधा देखो। 2 रुपए की प्रीमियम 250 की हो गई, मैं एग्री कर रहा हूँ, तालिया, बहुत अच्छा। कहो तो उसके उसके चैनल के नीचे कमेंट भी कर दो कि बहुत अच्छा। बट एक बात तो बताओ मेरे भाई, मुझे सपने में थोड़ा ना आएगा कि 2 रुपए की प्रीमियम कल को 250 रुपए की हो जाएगी। कैसे मैं अपनी पूरी संपत्ति एक ही प्रीमियम पे लगा सकता हूँ? वहां पे बताया जाता है 1 लाख रुपए अगर आप यहाँ पे लगाते तो देखो क्या होता, यहाँ पे सीधा 10 लाख बन जाते। ठीक, अब उनसे कोई पूछे, भाई मेरे सपने में थोड़ा ना कोई आएगा कि रात को बताएगा कि देखो बेटा ये वाली 2 रुपए की प्रीमियम 250 की हो जाएगी। क्या है यार ये बच्चों वाली हरकतें? तो ऐसी चीजें देख देख कर अगर आप ट्रेडिंग करोगे ना तो कभी भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं होने वाले हो। ये अनकैलकुलेटेड रिस्क, जुआरी जिसको बोलते हैं ना, जुआ खेलना। अब देखो कुछ लोग नीचे आ जाएंगे बाबा बनने के लिए, हम जुआ बोल रहे हो हमको। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ मालिक, आप तो 2 रुपए की चीज 200 की भी बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास टैलेंट है। बट वो टैलेंट हमारे पास नहीं है, पता है, इसलिए मैं ऐसी बातें बोल रहा हूँ। बुरा मत मानना, दिल पे मत लेना, और ले भी लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। बट मेन चीज ये है कि ऐसी वाली चीजें जो 2 रुपए से 200 कमाने वाला बंदा है, वो एक्चुअल में अनकैलकुलेटेड रिस्क की कैटेगरी में आता है। और जो 200 रुपए से
2 रुपए कमाने वाला बंदा है, वो कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा है, उसको पता है कि क्या चीज हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 रुपए की चीज 250 की हो जाए। तो अब आप डिसाइड कर लो कि आपको कैलकुलेटेड रिस्क करना है, आपको अनकैलकुलेटेड रिस्क में जाना है, वो डिफाइन आप करोगे। और टारगेट की बात मैंने बता दी, टारगेट छोटा रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। असली गेम कहीं और ही है, हम लोगों को दिखाया ये जाता है, बट गेम तो कहीं और कुछ और ही चल रहा है, जिसपे हमें ध्यान देना है। नॉट टारगेट कि भाई मुझे 1 रुपए का टारगेट मिल जाए, मैंने 10 लॉट बाय किए हैं तो मुझे 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। भाई आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, बेसिकली इस पे ध्यान देना है कि आपके लॉट कितने हैं। अब समझदार आदमी मेरी बातें अच्छे से समझ गया होगा, ठीक है। काफी सारे मेरे पास ऐसे हैं जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लाइक उन पे पैसे भी हैं, सिंपल सी बात है, बट फिर भी वो लोग गलती क्या कर रहे हैं, वो इस टारगेट पे ध्यान देते हैं कि कितना बड़ा टारगेट लेना चाहिए। मेरे भाई आपको छोटे छोटे टारगेट लेने चाहिए। छोटे छोटे टारगेट आप 1 दिन लोगे, 2 दिन लोगे, 4 दिन लोगे, 10 दिन लोगे, महीने में 22 दिन में से मान लीजिए 10 दिन भी टारगेट मिल गए, तो आपको एक संतुष्टि होगी कि भाई मुझे टारगेट दिख रहे हैं, टारगेट मिलते हैं। उसके बाद आपके माइंड में कॉन्फिडेंस आना चालू होगा कि मैं अभी 10 में कर रहा था, अब मैं 100 लॉट में करूंगा, फिर मैं 200 में करूंगा। ये ग्रोथ करने का ये है तरीका। ऐसा नहीं होता पहले दिन 10 में किया, दूसरे दिन 100 में आ गए, तीसरे दिन 1000 में आ गए, चौथे दिन 2000 में आ गए, फिर घर को गिरवी करके 3000 लॉट पे आ गए। ये नहीं करना होता है। धीमे धीमे ग्रो करोगे, जितना ज्यादा धीमे धीमे करोगे उतना लंबा जाने वाले हो। एंड शेयर मार्केट या फिर यूएसडी आईएनआर मार्केट कभी बंद थोड़ा ना होने वाली है। काफी लोग कहते हैं आप यूएसडी को ही क्यों फोकस करते हो। देखो यूएसडी आईएनआर की बात कर रहे हैं, जब भी मैं डेली काम करता हूं तो यूएसडी की न्यूज को एनालाइज करने की बातें करता हूं, सबको कहता हूं। तो ये न्यूज एनालाइज करने का मुझे फायदा पता है, यहां तो मिलेगा ही मिलेगा। मुझे कहां पे मिलेगा, यूरो यूएसडी, ठीक, जीबीपी यूएसडी, ठीक, यूएसडी जेपीवाई। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये 3 जो पेयर है ना, दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड किए जाने वाले पेयर हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे काम किए जाते हैं। अगर मैं डॉलर के बारे में अच्छे से सबको समझ जाता हूँ, ठीक है, डॉलर की कोई भी न्यूज आती है मुझे ऑलरेडी पता लग जाता है क्या हो सकता है, देन उस कंडीशन में आप देख रहे हो कि मैं यूएसडीएनआर में काम कर रहा हूं, बट मैं देख रहा हूं कि मैं इन 3 पेयर में भी काम कर रहा हूं। सोचने की बात है ना, बस सारा गेम किस चीज पे आके रुक जाता है, तो यहां पर कॉमन सी बात आ जाती है। अब आपका माइंडसेट मेरे साथ मैच हो रहा है तो आप यूएसडीएनआर में काम कर सकते हो, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं मेरे भाई, आप ऑप्शन बाइंग करो, ठीक है, आपको जो करना है वो करो। आई डोंट केयर, क्यों क्यों केयर करा जाएगा, जब आप अपनी केयर खुद नहीं कर सकते तो दूसरा आपकी केयर क्यों करेगा। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, क्लियर। तो रिस्क कैसे लेना है, कैलकुलेटेड रिस्क करके। अनकैलकुलेटेड रिस्क लाइक कौन लेते हैं, लाइक जो जुआरी होते हैं, आपको वो नहीं बनना है मेरे भाई, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूँ। आई विश किसी को बुरा लगा हो, कुछ ऐसी बातें बोल दी हो, लग जाए, आई डोंट केयर, ठीक है। सो ये है आज की वीडियो का टॉपिक का आंसर। तो ये मेरा नंबर है 9837 482890। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। सेकंड नंबर ये भी है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे, स्पेशली ना आप इस वाले नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हो, आपको डिटेल जो भी चाहिए होंगे मिल जाएंगी। दूसरी चीज़, अगर आप करेंसी मार्केट सीखना चाहते हो, स्पेशली काम करना चाहते हो आप यूएसडी आईएनआर के अंदर, तो ये मेरी वेबसाइट है एक्सप्लोसिव ट्रेड्स .in। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन की लिंक भी दी है, जाके चेक कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट अपडेट वहाँ पे करता रहता हूँ, एंड आने वाले टाइम में काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करने वाला हूँ। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करता हूँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। आई विश कि करेंसी मार्केट के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन, और ये जो हम काम करते हैं भाई ये लीगल होता है, ठीक है। कुछ बाबा ज्ञानी लोग नीचे बताते हैं फॉरेक्स मार्केट इलीगल है इंडिया में। मेरे भाई तुमको पता ही नहीं है कि लीगल क्या है इलीगल क्या है। पहले क्या करो, पढ़कर आओ रूल्स एंड रेगुलेशंस, देन कमेंट करो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुझे भी मज़ा आएगा कि मैं अच्छे पढ़े लिखे लोगों के साथ में बातें करना चाहूँगा, नॉट लाइक ऐसे बंदे से जिसने सुन लिया था कहीं पे कि फॉरेक्स तो इलीगल है, ये बंदा तो फॉरेक्स करा रहा है। भाई ये इंडिया में लीगल है, आरबीआई अप्रूव्ड है, सेबी अप्रूव्ड ब्रोकर में हम लोग काम करते हैं, ठीक है। आप जो पैसा कमाते हो उस पर टैक्स भी पे करते हो मेरे भाई, कोई चीज़ इलीगल नहीं है। प्लीज़ पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझो, फिर कहीं पे जाके कमेंट करो, ठीक है। प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, अदरवाइज आपका पोपट बन जाएगा विदाउट एनी रीज़न। आधी अधूरी नॉलेज सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है जो कि कुछ लोगों के पास है। प्लीज़ उसको कवर करो, वरना पीछे जो आपने सीखा उसको भी डिलीट करो, बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग करो कि मालिक ये बंदा कहना क्या चाहता है, ठीक है। सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूँ। किसी को अच्छा लगा हो तो तालियां, नहीं लगा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बिल्कुल सही था। तो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूँ मेरे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।